See, we are speaking about financial assets. Financial assets मतलब stock and bonds. स्टॉक मतलब शेयर्स. एक कंपनी में आप शेयर्स खरीद के ओनरशिप ले रहे हो, एंड यू आर एंटाइटल्ड टू गेट शेयर फ्रॉम प्रॉफिट्स. मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगा उसमें आपको प्रॉफिट में शेयर मिलना है. डिविडेंड्स एवरी ईयर कंपनी आपको देगा, एंड आपका जो शेयर का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, हो सकता है, ठीक है ना. एंड बॉन्ड्स पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. बॉन्ड खरीदना मतलब आप इन्वेस्टर हो, कंपनी के लिए बॉन्ड इज ए लायबिलिटी. सफान एक्टिव हो ना? Yes sir, yes sir, active हेलो. हो. Yes sir. या द बॉन्ड इज ए लायबिलिटी. चलो, अब ये दो फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में आपको मैं डिटेल दे दिया. नाउ लेट्स गो टू दी, नाउ लेट्स डिग डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट. ठीक है. अंडर आईएफआरएस अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है. आईएफआरएस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सपोज बॉन्ड. बॉन्ड एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के और इन्वेस्टर के बीच में. इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट एज पर विच कंपनी mentions in the contract कि I am taking money from you. Okay, that means I am borrowing from you, you are lending to me, and for that I will pay you interest till the maturity. Okay, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में साइन हो जाता है. सो अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है क्या है भाई? वो कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी का साइन रहता है, डिक्लेरेशन रहता है, आपको सिर्फ बॉन्ड खरीदना है बस. So under IFRS, a financial instrument is defined as contract that gives rise to a financial asset for one entity and the financial liability or equity instrument for another entity. चलो मैं बताता हूं क्या बोल रहा है. यहां पर एक कंपनी है, कंपनी A, और यहां पर एक कंपनी है, कंपनी B. कंपनी B इज इन्वेस्टर. कंपनी A इज नथिंग बट द इन्वेस्टी. इन्वेस्टी मतलब वो कंपनी जिसमें कंपनी बी इन्वेस्ट कर रही है. कंपनी ए को पैसा चाहिए, फंड चाहिए, ठीक है, और इसके पास सरप्लस है. मैं लिख देता हूं सरप्लस डेफिसिट. अब कंपनी ए को पैसा चाहिए तो वो कंपनी बी उसमें पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा. या तो वो शेयर्स के फॉर्म में करेगा, मतलब बोलेगा कि भैया मैं आपके कंपनी में 30% का ओनरशिप ले लेता हूं. आप मतलब कंपनी ए को 10 लाख चाहिए, 10 लाख में 3 लाख दे दिया उसने, 3 लाख का शेयर्स ले लिया, मतलब इस कंपनी में 30% का ओनरशिप कंपनी बी का है. ये एक पॉइंट है. ये केस नंबर 1. केस नंबर 2, कंपनी बी कंपनी ए को 3 लाख दे सकता है, लेकिन ये लोन के फॉर्म में दे सकता है. लोन भी दे सकता है, या कंपनी ए अब कोई भी लोन देगा तो डेफिनेटली सिक्योरिटी तो पूछेगा ना. कंपनी ए बोलता है कि मैं आपको लोन देता हूं बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे कोई सिक्योरिटी दो कि आप मेरे को वापस करोगे पैसा. तो कंपनी ए क्या करता है, अपने एसेट्स का जो कुछ भी एक बॉन्ड बना के इसको दे देता है. भाई ये ऐसा ऐसा है, मेरे पास इतने एसेट्स हैं 10 लाख के, उसमें आपको मैं ये एश्योरेंस दे रहा हूं कि मैं आपको आपका पैसा वापस लौटा दूंगा. करेक्ट. तो ये लोन लेता है, पैसे सिक्योरिटी इनके हाथ में दे देता है, इनके हाथ में शेयर्स दे देता है. ठीक है, इस तरीके से. अब नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर इन्वेस्टर को प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा और डिविडेंड्स मिलेगा एवरी ईयर. मतलब अब आपको एक बात बता दूं, डिविडेंड इज नथिंग बट नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट. डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट. प्रॉफिट अगर 100 रुपया है तो इसका 10% डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है, तो 10 रुपए डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर को. एंड इसको क्या मिलेगा? फॉर गिविंग लोन, इंटरेस्ट. फाइन, दैट्स इट. तो ये पूरा आपको मैकेनिज्म क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. तो Sir, अब मेरे को dividend ये are बताओ, fixed, right? या हाँ, इंटरेस्ट फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट है उसके ऊपर. अगर कंपनी ए का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट दे तो भी कंपनी बी को ओके है. अगर नहीं, उसका fixed प्रोफाइल उतना dividend. स्ट्रांग, डिविडेंड भी डिपेंड करता है. ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड, कम होगा तो कम डिविडेंड अच्छा नहीं है. सर, इक्विटी वालों को तो जो है ना, जितना प्रॉफिट हुआ वो इस तरह मिलता. ऐसा डिविडेंड नहीं है वालों को भैया. एक. अगर ओके. प्रॉफिट, अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है ना,
ओके तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा ना। अमाउंट वाइज बता रहा हूं, डॉलर अमाउंट वाइज। डिविडेंड का ओके रेट फिक्स होता है, अमाउंट डिफर कर सकता है, करेक्ट। ओके भाई 10% में आपको डिविडेंड दूंगा, 100 रुपए का प्रॉफिट आया तो 10 रुपए, अगर 200 रुपए का प्रॉफिट आया तो 20 रुपया। यस। समझ में रेट आया मैं क्या क्या बोले बोल सर रहा आप? रेट क्या बोले सर अभी आप? हूं? रेट तो फिक्स है ना, रेट तो 10% ही रहेगा। हाँ रेट तो हाँ हाँ। कंपनी फिक्स कर देती है, ओके गॉट इट। बट अमाउंट डिफर करते हैं। ओके और अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा था आपको, ये जो कंपनी है, कंपनी बी इस कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसके लिए ये एसेट है, इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। और कंपनी ए के लिए जो भी पैसा उसने लिया है वो लायबिलिटी है। यस सर। तो फॉर वन कंपनी एसेट क्रिएट हो रहा है, फॉर वन कंपनी लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। ये IFRS 9, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 9, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कंपनी को फंडिंग चाहिए, या इक्विटी या डेट के फॉर्म में। चाहे वो बैंक होने दो, माइनिंग कंपनी होने दो, पेट्रोलियम होने दो, वर्ल्ड की जितनी भी कंपनी है उसको फंडिंग ही चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपनी होने दो। तो जहां पर फंडिंग आएगा वहां ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट्स द रीजन व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स amongst all the other standards मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बिना तो कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। नाउ फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, स्टॉक एंड बॉन्ड, मैं मेंशन कर चुका हूं, एंड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मतलब या तो आप शॉर्ट टर्म लोन भी, या मतलब छोटा मोटा लोन लेके भी कर सकते हो। लाइबिलिटीज में क्या होता है, बॉन्ड्स पेबल एंड नोट्स पेबल। एक कंपनी के लिए लायबिलिटी, एक कंपनी के लिए एसेट है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो जिसके लिए लायबिलिटी है वो लायबिलिटी बताएगा, जिसके लिए एसेट है वो एसेट बताएगा। नाउ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज अ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग फैक्टर, एग्जांपल इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, अंडरलाइंग एसेट प्राइस। तुमको डेरिवेटिव के बारे में कुछ समझना है? हाँ सर, डेरिवेटिव जरा बोलो ना सर। एक काम करो, डेरिवेटिव के लिए अगर कुछ समझना पड़ना है तो मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, वो वीडियो करो, 2 घंटे का वीडियो, मेरे ख्याल से 2 ढाई घंटे का वीडियो है, एक बार चेक करो, बहुत अच्छा ओ, समझाया है वो। ओके सर। सर वो फिनटेक का एक्सेस दे दिया है? दे दिया ना। हाँ ओके, देख लेता हूँ मैं। हाँ, देखो देखो आराम से देखो, मैं आप दे दिया फिनटेक। भेज दिया मैं ग्रुप में, आप चेक करना फ्री टाइम में, ठीक है। हेलो। यस सर, डन सर, देख लेता हूँ। ओके, थोड़ा अच्छा खासा आइडिया डेवलप होगा, ओके। ओके सर। डेरिवेटिव्स के ऊपर मत जाओ, क्योंकि हमारे इसमें डेरिवेटिव्स का कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लीव इट। बट फिर भी एक डेरिवेटिव के बारे में बता देता हूं। डेरिवेटिव यानी फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स, इनका नाम सुने हो? फॉरवर्ड क्या बोले सर? फॉरवर्ड? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, स्वैप्स, ये डेरिवेटिव होते हैं पूरे, ठीक है ना। ओके ओके अब कुछ भी नहीं है डेरिवेटिव। एक छोटा एग्जांपल देखो, मेरे को तुम्हारे से कुछ खरीदना है, मेरे को लगता है वो चीज जो मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ आज 100 रुपए की है, ठीक है। फ्यूचर में ओके। उसका जो प्राइस है वो लाइक 150 हो जाएगा, बढ़ने वाला है, क्या होने वाला, बढ़ने वाला है। 3 मंथ्स के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, आपसे 120 रुपीज में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ। ओके। आपको बोलता हूँ कि आपको लगता है कि प्राइस गिर ना जाए, मेरे हिसाब से बढ़ेगा बोल के मेरे को प्रॉब्लम है, आपको क्या लग रहा? गिर ना जाए। हाँ, तो आप क्या करते हो, आप आपका जो डर है वो गिरने, वो ये है कि प्राइस गिर जाएगा, और मेरा जो डर है प्राइस बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं 120 पे आपके साथ फिक्स कर लिया, ठीक है। यस सर।
और आपके लिए भी क्या अच्छा है, अरे भाई 120 में फिक्स कर लिया ना, टेंशन की बात नहीं है। मेरे को भी ये लग रहा था कि 100 से नीचे चले जाएगा। चलो अच्छा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आज जो प्राइस है वो 100 है। मेरे को लगता है कि 3 मंथ्स के बाद वो 150 तक चले जाएगा, ठीक है ना। ओके। तुमको डर लगता है कि वो लाइक अगर गिरेगा तो अच्छा नहीं है, तो हम दोनों मिलके क्या करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं 120 पर। तो अब फ्यूचर में अगर वो 150 भी गया तो मैं आपसे 120 में खरीदता हूँ। ओके। मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, मेरा जो वीडियो भेजा वो देखना, उससे आपको तो बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगा। मेरे वीडियो में बेसिक्स नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, मैंने बस डायरेक्टली डेरिवेटिव समझा दिया उसके अंदर में। ओके सर। बट आप समझना, आपको कोशिश करेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके बेसिक्स सर। चाहिए तो मेरे पास और थोड़े एक 10 to 12 वीडियोस है, वो एक एक करके देखते रहे तो थोड़ा बेसिक्स भी क्लियर होता। जरूरत नहीं है, आप उसमें देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो मैं ठीक है सर। 120 पे फिक्स किया। अब अगर मार्केट में 150 भी चले गया तो मैं आपसे 120 में खरीद के 150 में बेच सकता हूँ, करेक्ट। यस सर। और प्राइस, आपको क्या डर था कि प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए, तो आपको भी हाँ, एक्स्ट्रा, आपको भी 120, मिल अगर गया। प्राइस अगर 80 गया समझो, तो अभी आप कितने में बेचते? 120। 100, अच्छा। अच्छा, सॉरी 100 है, 120, 120 फिर, 120, हाँ वही 120 सर। 120 हम लोग फिक्स किए 120। तो आप यस कितने में सर। बेचते? 120। तो यस इसमें सर। क्या होता है, अगर प्राइस नीचे गया ना, तो हम्म। आपको 120 में बेचेंगे आप, आपको आपका जो डर था कि मेरे को मिनिमम इतना मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, करेक्ट, मेरा लॉस है। और यस प्राइस अगर सर। बढ़ गया तो आपका लॉस है। आपका लॉस क्या है? 30 रुपीज का, जो आपको आने का था वो मेरे को आ रहा, लेकिन आपको 120 तो मिल रहा ना। हाँ सर। आसान में है मेरी। यस सर, गॉट इट। देखो आपका डर था प्राइस नहीं गिरना, मेरा डर हाँ। था प्राइस नहीं बढ़ना। तो हम हाँ। दोनों लॉक कर लिए, प्राइस को फिक्स कर लिए। अब बढ़ा ना, तो देखो मार्केट का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मार्केट में या तो बढ़ भी सकता है तो गिर भी सकता है, हमारे हाथ हाँ। में नहीं है। हाँ सर। अगर बढ़ेगा तो आपका लॉस है, गिरेगा तो मेरा लॉस है, दोनों में से हाँ। एक पार्टी का गेन है तो एक पार्टी का लॉस पक्का होगा, वो तो और अंडरस्टूड फैक्ट है। लेकिन हम यस। लोगों ने फिक्स करने से अपना लॉसेस जो ज्यादा हो सकता है उसको कम कर लिया, करेक्ट और रॉन्ग। यस सर। अगर मैं ये प्राइस एग्रीमेंट, अगर हम लोग एग्री नहीं करते 120 के ऊपर और 100, अगर हम लोग डायरेक्टली जाके खरीदते 3 मंथ्स के बाद, ठीक है, तो हमको कितने में पड़ता वो? 150 सर। हाँ, अभी हम कितने में खरीद सकते हैं? 120। 120 में खरीद के 150 में बेच सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। सो यस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ये डेरिवेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें प्राइस लॉक हो जाता है, पहले एक एग्रीमेंट बनता है दो पार्टीज के बीच में, जिसके जिसके हिसाब से एक पार्टी दूसरे पार्टी से कुछ खरीदता है एक फिक्स प्राइस पर, और एक क्वांटिटी भी उसके साथ वो डिस्कस करता है कि इतना मेरे को आपसे खरीदना है, ठीक है ना। ओके सर। प्राइस फिक्स हो गया, क्वांटिटी फिक्स हो गया। अब ये डेरिवेटिव डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या है? सपोज मैं आपसे जो खरीदना चाहता हूं वो 120 में खरीदना चाहता हूं, करेक्ट। ओके। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो किसके ऊपर साइन हो रहा है? ये एसेट के ऊपर। सपोज ये एसबीआई का स्टॉक है, ये एसबीआई का स्टॉक है, मेरे को आपसे एसबीआई का स्टॉक खरीदना है 3 मंथ्स के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई का स्टॉक 150 जाएगा। ओके। कितना जाएगा? 120। 150। हाँ, ओके 150। तो मैं आपसे कितने में साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट? 120 पे, तो मैं आपसे 120 में खरीद सकता हूं, करेक्ट। यस सर। आपको डर था कि वो 120 से नीचे चले जाएगा, तो आप क्या करें, हाँ ठीक है रे भाई, हम दोनों, आपको लगा कि ये नीचे जाएगा, मेरे को लगा कि ऊपर जाएगा, तो अपन दोनों यस मिलके सर। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिक्स कर लिए प्राइस। अगर यस सर। ऊपर गया तो मैं 120 में खरीद के 150 में बेच सकता हूं, नीचे गया तो आप 80, अगर मार्केट में उसका रेट चल रहा है तो भी आप 120 में बेचेंगे, ठीक है। तो यस सर। हम क्या करें, इसमें जो एसेट हम लोग डिस्कस करें वो एसबीआई का स्टॉक था। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर सपोज प्राइस बढ़ गया 150 चले गया, तो आई विल बाई एट 120 एंड सेल एट 150 इन द ओपन मार्केट, करेक्ट। यस सर। तो 150 माइनस 120, तो वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 30। 30। अब मैं आपको जो बोला डेरिवेटिव डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, ये एसेट की प्राइस में
जितना इंक्रीमेंट होता जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उतना बढ़ता जाएगा। बढ़ते जाएगा। करेक्ट यस और सर, रॉन्ग? यस तो सर। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीमेंट के ऊपर। एसबीआई के स्टॉक के ऊपर, जो वही, एग्रीमेंट अच्छा, के अंदर ओके। में प्राइम, या, जो उसका सबसे प्राइम फैक्टर है। करेक्ट। यस सर। सो मैं ये बता रहा हूं आपको, अ डेरिवेटिव लाइक द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट derives its value from the underlying। तो अंडरलाइन क्या है हमारा यहां पर? एसबीआई का स्टॉक। स्टॉक। एसबीआई का स्टॉक जितना ऊपर जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उतना हाई बढ़ेगा। होता रहेगा। करेक्ट। जितना नीचे जाएगा यस सर। मेरा वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड उतना कॉन्ट्रैक्ट कम, गिरता जाएगा। करेक्ट और कम रॉन्ग? होता जाएगा। यस सर। दैट्स इट। देखो केस नंबर 1, केस नंबर 2, अगर अगर 150 है तो मेरे लिए मैं जो हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैं बाई करने वाला हूं, ठीक है ना, आई वांट टू बाई। तो मेरे लिए क्या है, 120 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपसे, मैं 120 में आपसे बाई करूंगा क्योंकि आप बेचने वाले हो। बाई करके ओपन मार्केट में 150 में बेच दूंगा। अगर 170 होता है तो 170 में, यहां मेरा प्रॉफिट 30 है, वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज 30। यहां मेरा प्रॉफिट कितना, 50, वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज 50। अगर 200 होता है तो वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज 80। करेक्ट। 80। आपके यस सर। हिसाब से अगर वो नीचे जाता है, अगर वो नीचे जाता है, ये मैंने ये बायर के पर्सपेक्टिव से, बायर के पर्सपेक्टिव से अगर प्राइस बढ़ता है तो उसको गेन होता है। करेक्ट। और यस सर। सेलर के पर्सपेक्टिव से अगर प्राइसेस गिरते हैं तो उसको गेन होता है। कैसे? 120 बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। करेक्ट। मार्केट में प्राइस 80 चले गया तो मेरा प्रॉफिट कितना है? वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड 40। कॉन्ट्रैक्ट इज हाउ मच? 40। यस सर। क्यों? क्योंकि जो चीज मार्केट में 80 की है उसको मैं कितने में बेच रहा हूं आपको? 120 में। 120। अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये फर्दर 60 हो जाती है तो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 60 हो जाता है। अगर ये वैल्यू 20 हो जाती है तो वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 100 हो 80। जाता है। करेक्ट। यस तो सर, इस तरीके बराबर। से ये we say that is a derivative, it derives its value from the underlying asset। चलो वो बाकी का मेरा वीडियो चेक कर लेना, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा, और एक बात याद रखना, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या होता है मालूम है? इसमें जी आपको सर। एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तब। कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट कब होगा? आफ्टर द चेंजेस। हम ये कॉन्ट्रैक्ट को कब एक्सिक्यूट करेंगे? हम कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने के लिए बनाए? अब अपने ऊपर है ना सर, कितने मंथ्स के लिए बना, 3 मंथ्स के आस्ते भैया बना। मैं क्या बता 3 रहा मंथ्स। हूं कि यहाँ पर एक पार्टी ए है, पार्टी बी है, दोनों के बीच में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ए बोला बी को कि मैं आपसे एसबीआई का स्टॉक खरीदता हूं आफ्टर 3 मंथ्स। ओके। ठीक है ना। यस मैं सर। 3 महीने के बाद आपसे एसबीआई का स्टॉक खरीद लूंगा, आपको मैं 120 दूंगा और स्टॉक आपसे बाई कर लूंगा। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किए तब कुछ भी पैसे एक्सचेंज हो रहे क्या नहीं, दोनों के बीच नहीं, में? नहीं, नहीं हो रहे सर। ये पैसे सिर्फ कब एक्सचेंज हो रहे हैं? आफ्टर। 3 मंथ्स। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इनिशियली आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा आपका फ्यूचर में होगा 3 मंथ्स के बाद। दैट्स इट। यस, यस सर। और डेरिवेटिव आपको एक हेल्प भी कर रहा है अपना रिस्क को मिनिमाइज करने का। क्या करने का? रिस्क मिनिमाइज करने का। कैसे? क्योंकि जब अगर आप एकदम प्राइस से, को हाँ, लॉक कर देते हो तो चाहे बढ़े चाहे कम हुए आपको फर्क नहीं पड़ता। यू आर इन द सेफ साइड। यस सर। That means the buyer is on the safe side। या। Okay. If it यस सर। goes up, goes up, he is going to pay the same price what he has promised. If यस, it goes down, no problem. Seller will sell at the same price at which he has made the contract. Correct. So यस सर। it is like saving yourself from a higher loss. Okay. यस सर। तो अभी क्या होता, अगर सपोज एक बात समझो, अगर ए ने बी को बोला कि मैं आपको 120 पे करूंगा, ठीक है, ओके। और मार्केट में प्राइसेस जो है वो अगर 200 चले गए, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता तो कितने में खरीदना पड़ता मार्केट से? 200 में।
तो फिर कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता? 80 नहीं, अभी 80 रुपीज का सेविंग हो रहा कि नहीं हो रहा हो प्रॉफिट रहा के सर, फॉर्म में? हो रहा, अगर मतलब वही प्राइस 120 नीचे में लेके। जाता, हाँ हाँ अगर प्राइस नीचे जाता तो ठीक है, इसको 120 ही पे करना है। लेकिन जो मतलब अब अगर प्राइसेस ऊपर गए तो इसको प्रॉफिट है, नीचे गए तो लॉस है, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ रहा, प्राइस नीचे गए तो लॉस है एक को। लेकिन कोई भी बंदा लॉस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता, वो कॉन्ट्रैक्ट में उसको मालूम है कि प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, करेक्ट? यस सर। और इसको मालूम है कि इसको मिनिमम इतना मिलना है, ऊपर गया तो टेंशन फ्री, इसको इतने में ही बेचना है, चाहे कितना भी ऊपर गए, नीचे गए तो भी उसको इतने में बेचना है, तो ये भी सेफ हो गया ना। हाँ सर। इसके लिए सेफ्टी क्या है? अगर अगर वो प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट अगर 20 रुपीज हो जाता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, तो इसको क्या, ये बेचारा कितने में बेचेगा मार्केट में? 120 में। 20 में बेचेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं सुन रही मैंने। कॉन्ट्रैक्ट है तो कितने में बेचेगा? 120 में। दैट्स इट, ये भी अपने आप को सेव कर लिया। यस सर। सो एज वी लर्न लेटर, बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि ये डेरिवेटिव्स को हम हेजिंग और स्पेकुलेशन दोनों के लिए यूज करते हैं। आप मेरा वीडियो देखना, आपको वो सब समझ में आएगा। व्हाट इज मार्क ओके टू मार्केट प्रोसेस? मार्क टू मार्केट मतलब एवरी डे द ट्रेड्स आर सेटल्ड, ओके। एवरी डे और एवरी सेकेंड, सेकेंड भी बोल सकते हैं, द ट्रेड्स आर सेटल्ड। मार्क टू मतलब मार्केट सर। मतलब अभी जो भी आपका अभी सपोज एक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, करेक्ट? ओके अब ट्रेडिंग करते क्या होता है कि आप एक बंदे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि मैं आपसे 120 में खरीदता हूं 10 मिनट्स के बाद। कितने मिनट्स के बाद? 10 मिनट के बाद। हाँ, अभी वो स्टॉक का कॉस्ट है 110 रुपीज, सपोज 115, मैं आपसे 120 में खरीद लेता हूँ क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट में जो ट्रेंड है वो ऊपर जा रहा। वो ओके पूरा जब ट्रेडिंग जो करते हैं ना, वो चार्ट्स वगैरह देखते हैं, उसको समझ में आता। तो ओके। क्या हो गया कि अब वो 130 चले गया, ठीक है? यस सर। कितना चले गया स्टॉक? 130। हेलो, सर 130। आप। तो इसमें, हाँ, नहीं, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है सर, इसलिए जो है ना मसला भी हो रहा है आवाज में। अब ठीक है वॉइस? हाँ, आवाज अच्छी है सर, आवाज सही है, मगर नेटवर्क नहीं है सर आपके पास, तो जो है ना आवाज कट अरे कट के भाई आ रही साहब, थी। मेरा नेटवर्क परफेक्ट है, नहीं तो मेरा यहाँ एक पर बार दिख पूछ गया। लो सर, अजय सर को पूछो, उनको आ रहा नहीं, उनको भी ऐसी कट रही है आवाज। थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस। हाँ तो अगर मेरा नेटवर्क खराब है तो हो सकता होगा, नहीं, मैं अब उसको ओके है डिनाई सर, नहीं अब करता हूँ। ओके, नहीं नहीं, अब ओके है लेकिन सर। लेकिन क्या होता, अगर नेटवर्क खराब है तो मेरे को यहाँ इट्स फाइन कुछ नाउ। तो कुछ एक इंडिकेशन आता। ओके ओके। हाँ, मेरे तरफ से आता, मतलब मेरे को दिखाता इंडिकेशन कि सब नेटवर्क इश्यूज है बोल के। नहीं नहीं, अब ओके है सर। ओके। सो अभी क्या होता है कि 10 मिनट्स के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैं आपसे क्या करा, 120 पे एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है? फ्यूचर्स इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरवर्ड, आप वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। तो अब क्या हो रहा है कि मार्केट में 130 चले गया, तो मेरे को तो बाई करना है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आई नीड टू बाई, आई विल बाई एट 120, आई विल सेल एट 130। सो आई विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज इन माई अकाउंट, करेक्ट? यस सर। ये जो मेरा प्रॉफिट है, किसका लॉस है? तो इसका मिस्टर बी समझो, मिस्टर बी का है सामने सर। वाले पार्टी का। हाँ, सामने वाले क्योंकि पार्टी का। मैं 120 में खरीद लिया, 130 में बेच दिया, करेक्ट? यस सर। तो ये प्रॉफिट मेरा बना, और सामने वाले हाँ, का ये क्या हो जाता? लॉस हुआ था एक साइड साइड से। कैसे लॉस होता उसके लिए? लॉस नहीं, मतलब अगर उन्हें भी इसको अगर रख लेता था, नहीं बेचा था, तो अब उन्हें 130 में बेच लेता था उसको, और 10 रुपीज प्रॉफिट होता था। वो आपका प्रॉफिट उसका लॉस से, करेक्ट, तो उसके अकाउंट से यस ये सर। माइनस हो जाता, आपके अकाउंट यस में यस। प्लस हो जाता। यस सर। तो आप ये एक्चुअली होता है पूरा कैश सेटलमेंट का गेम, तो आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट आएगा, उसको 10 रुपीज का लॉस हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। क्योंकि जो स्टॉक आप उससे बाई कर रहे हैं, आप उससे बाई कर रहे हैं, कितने में बाई कर रहे हैं? 120 में। और आप कितने में बेच दे रहे हैं मार्केट में? 130 में। तो अब ये आपके अकाउंट में आपको मिलना है, और ट्रेड आपके और सामने वाले के बीच में है, यस सर। करेक्ट और रॉन्ग? यस सर।
तो when you are buying, the another party is enjoying. selling. भैया, what is enjoying? यस सर, नहीं मतलब प्रॉफिट आ रहा ना उसको, वैसा बोल रहा हूँ. हाँ, तो अभी देखो 115 चल रहा है मार्केट में. 115 ये स्टॉक का प्राइस अभी मार्केट में ये ट्रेंड कर रहा है. मेरे को ऐसा लगता है कि 10 मिनट्स के बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा. यस कितना सर. बढ़ जाएगा? कुछ हेलो कुछ अच्छा खासा प्राइस हो जाएगा. Not clear. अभी सुनो, आवाज Not कट रही 1 है clear. सर. o'clock को Not प्राइस clear. 115 है. Not clear. वॉइस नहीं आ रहा. नहीं Clear सर. नहीं था. Clear नहीं था. हेलो. Now it. अभी ओके है सर. Now fine. आज क्या डिस्टरबेंस हो रहा है मेरा समझ में नहीं आ रहा. ओके, सी at 1 o'clock SBI stock is trading at 115, correct? 115 rupees. ओके. Hello. यस सर, यस सर. Now I think the price of SBI stock is going to go up. It's going to go high. So what I do is I see for someone with whom I can make a futures contract and buy the stock at 120. Correct or wrong? That Yes, means sir. if I make a future contract with someone of buying this stock at 120, that party should be ready to sell at 120. Correct or wrong? यस सर. Because that party thinks the price is going to go down. यस सर. मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं. एक को लगता है ऊपर जाएगा, एक को लगता है नीचे जाएगा. ऐसे ही होता है ना. हाँ सर. Seller is always worried about the price going down. Buyer is always worried about the prices going up. Seller want the minimum price. Buyer doesn't want to pay a higher price. ऐसे ही होता है ना मार्केट में. हाँ सर. अब क्या होता है, मैं 120 में बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो सामने वाला मेरे को 120 में बेचना. अब हाँ क्या सर. होता है कि ये जो है प्राइसेस फटाफट ऊपर चले गए. तो जब मेरे को 10 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, तो ये प्रॉफिट ये सामने वाले को लॉस जैसा ही है ना. हाँ सर, लॉस है उसको. क्योंकि वो मेरे को 130 में, वो मेरे को जब प्राइसेस ऊपर चले गए तो वो मेरे को कितने में बेच रहा है? 120 में कम में बेच रहा हाँ, बस. तो 130 की चीज वो 130 मैं उससे कितने में बाई कर सकता हूँ? 120 में. और वो अभी वो मेरे को कितने में बेच रहा है? 120 बेच रहा है. तो मैं ये बाई करके मार्केट में किसको भी सेल कर तो कितना आता मेरे को? 130. नहीं, 10 आता ना. हाँ हाँ, 10 आता. 10 का 10 से प्रॉफिट बेचा. आता, करेक्ट. हाँ तो हाँ सर. तो जो मैं ये जो प्रॉफिट मैं एक्सप्लॉइट कर लिया 120 में खरीद के 130 में बेचकर, मेरे अकाउंट में प्रॉफिट आया, मतलब डेफिनेटली सामने वाले पार्टी के अकाउंट में लॉस होना ही चाहिए. उसका लॉस ही तो हाँ मेरा प्रॉफिट रहेगा. हाँ सर, ओके, बराबर. तो उसके अकाउंट से कट जाएगा, मेरे अकाउंट में आ जाएगा. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट. तो ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मैं बाई करके ओपन मार्केट में बेच दिया. ओपन मार्केट में तो सामने आवाज वाला ब्रेक हो जो रही मेरे सर. से खरीद रहा है वो मेरे को 10. हेलो. हाँ सर, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही थी. हाँ, अब ठीक है. हाँ सर, ठीक है ठीक है. ओके ओके. नाउ तो ये मार्क टू मार्केट होता है. मार्क टू मार्केट में क्या होता है, जो भी ट्रेड है उसको सेटल करके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है. एक पार्टी को नुकसान हो गया, एक पार्टी को गेन हो गया, करेक्ट. क्योंकि मेरे को क्या हुआ, फ्यूचर्स मार्केट में फ्यूचर्स में मेरे को इसका प्रॉफिट आ गया. ठीक है ना. फ्यूचर्स में कितने का प्रॉफिट आ गया मेरे को? फ्यूचर्स मार्केट में आई 10 बॉट एट रुपीज. 120 एंड सोल्ड एट ओपन मार्केट. स्टॉक मार्केट में बेच दिया मैं, मतलब मेरे को 10 का प्रॉफिट आ गया. तो किसी ना किसी यस को सर. वो 120 का स्टॉक 130 में खरीदा, मुझसे ज्यादा में खरीदा. ठीक है ना. तो मेरे को प्रॉफिट आया तो उसको लॉस हुआ. तो ये इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट फीचर. मतलब द ट्रेड्स आर सेटल्ड एवरी सेकंड. नेक्स्ट पॉइंट. सो नाउ मेजरमेंट बेसिस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. देखो, कोई भी अगर सपोज आप
कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स वेदर स्टॉक और बॉन्ड ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर होल्ड करते हो, ट्रेडिंग पर्पस मतलब उसको बेचना खरीदना है आपको, करेक्ट? ये कैटेगरी है, दिस इज वन कैटेगरी। देखो मैं आपको 3 पॉइंट्स लिख के देता हूं। इंटेंशन, ये आपका सिक्योरिटीज है, ये आपका इंटेंट है। इसका मतलब ये है कि यहां पर 3 टाइप के इंटेंशंस हैं। वन इज सम पीपल they take the stock for trading purpose. Some people have the intention of holding the stock till maturity. And some people, they hold it for some period of time and they sell it. Hold for some period and then sell. So these are the 3 categories. इन तीनों categories में आपको different treatment रहेंगे. You need to learn the treatment in these 3 different categories in which the securities are divided. Okay? Chalo, shall we move forward? Can you hear me? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. Okay. Now available for sale securities. What do you mean by available for sale securities? Available for sale आपके पास वो सिक्योरिटी ट्रेडिंग पर्पस के लिए, यानी आप उसको एक सेकेंड, नो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी मतलब आप वो सिक्योरिटी को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, उसके बाद उसको बेच देना चाहते हैं, ठीक है ना? ये आपका इंटेंशन है। Available for sale Okay. security is nothing but you want to hold for some period of time and then want to sell it. Held to maturity are the securities which you want to hold for long period of time, for very long period of time. And trading securities are the securities which you want to buy and sell. मतलब आप किसी से ब्रोकर, जनरली ब्रोकर्स डील करते हैं यहां पर। ब्रोकर्स जो होते हैं उनके पास जो भी सिक्योरिटी होता है वो क्या क्या बेसिस पे होता है? ट्रेडिंग के बेसिस पे होता है। वो लोग खरीदते बेचते हैं, ठीक है? तो इसका एक अच्छा सा बॉक्स दिया हुआ है, यहां पर समझो। अगर आपके पास हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी है, क्या है आपके पास? Held to maturity. मतलब जिसको आप होल्ड करके रखना चाहते हैं फॉर टिल द मैच्योरिटी। सपोज आप एक बॉन्ड लिए, क्योंकि स्टॉक्स को मैच्योरिटी नहीं होता है, बॉन्ड को होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी बॉन्ड आपका 10 इयर्स का बॉन्ड है जिसके ऊपर आपको कंपनी इंटरेस्ट देने वाली है, और ये बॉन्ड को आप होल्ड करके रखना चाहते हो 10 इयर्स के लिए। तो हाउ यू शुड अकाउंट फॉर दिस, ये आपको समझना है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो आपको बैलेंस शीट में इसको लिखना है रिपोर्टेड एट कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट, ठीक है? अब ये क्या होता है क्या नहीं है इसके बारे में ये अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी अगर बताऊंगा नहीं बता सकते, इसके लिए अपने को ये चैप्टर पूरा करना होगा, ये चैप्टर हमको अलग से दिया हुआ है। ओके, अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ये समझो कि हर साल वैल्यू कम होती जाएगी, बस इतना आप ये ध्यान रखो, ठीक है ना? नाउ क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि कंपनी आपको इंटरेस्ट भी पे करेगी, आपका कुछ कुछ पोर्शन का अमाउंट भी आपको देती रहेगी। देखो आप कभी भी एक लोन लेते हो, मेरा बात ध्यान से समझो। व्हेन यू टेक अ लोन, जनरली एक लोन का कॉमन सेंस क्या होता है? एक हाउसिंग लोन लिया आप, 50 लाख का फ्लैट लिए, 10 लाख का इसका कैपिटल आप पे किए, मतलब आपने डाउन पेमेंट किया, और 40 लाख का लोन लिए। तो ये 40 लाख का आपको 30 ईयर का टेनर दिया, तो आप एवरी मंथ उसको ईएमआई पे करते ना। ईएमआई इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, करेक्ट और रॉन्ग? Yes sir. तो हर साल आपका लोन का अमाउंट कम होता रहता है या बढ़ता रहता? बढ़ता रहता सर। कैसा बढ़ता मेरे भाई? आप चुका रहे नहीं क्या उसको? ईएमआई पे नहीं कर रहे क्या? हाँ पे कर रहे हैं।
तो अच्छा हाँ, आपका कम वो, होता, हाँ लोन कम होता, लोन कम होता। तो आपका लोन अमोर्टाइज हो रहा नहीं हो रहा? हाँ हो रहा सर, बराबर लोन कम हो रहा। That's it. हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो भी बैलेंस शीट में आप लोन का अमाउंट दिखा रहे, लोन जो भी दिखा रहे हो या सिक्योरिटी जो भी आप होल्ड कर रहे हो, वो अमोर्टाइज होता रहेगा, यानी वक्त के साथ मतलब साथ कंपनी, चेंज सुनो मेरा होता बात रहता। ध्यान से, ये सिक्योरिटी है, लोन नहीं है। तो वक्त के साथ साथ आपको वो कंपनी पैसा देती रहेगी, और इसकी वैल्यू, आपकी एसेट की वैल्यू नेट होती जाएगी, कम होती जाएगी। करेक्ट? नाउ, यस सर। अब एक्चुअली में एसेट की वैल्यू कम होना मतलब ऐसा है कि आपको आपकी एसेट की वैल्यू एक्चुअली, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे को आपको चैप्टर पूरा दिखाना पड़ेगा, वो है इश्यू। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटी आप खरीदते हो, तो वो, अब क्या बताऊं मैं आपको ये बेसिक्स। आप सिक्योरिटी को तीन टाइप में खरीद सकते हो। एक तो आप प्रीमियम पे खरीद सकते हो, एक आप फेस वैल्यू पे खरीद सकते हो, एक आप डिस्काउंट पे खरीद सकते हो। तो ये प्रीमियम अमोर्टाइज होता है, ये डिस्काउंट अमोर्टाइज होता है, और ये फेस वैल्यू पे तो ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मली जितने में उतने में दिखाया जाता है। जनरली आप इसका, इस पर्टिकुलर टॉपिक का इशू मत मतलब टेंशन मत लो। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स लाके ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है ना? नाउ, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज का मतलब यह है कि आप इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो, और फिर उसके बाद बेचना चाहते हो, यानी थोड़े थोड़े टाइम तक आप इसके ऊपर जो इनकम आएगा उसको एंजॉय करना चाहते हो, उसके बाद बेचना चाहते हो, ठीक है ना? तो आपको इसको अपने बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू पे दिखाना है। किस पे दिखाना है? मार्केट वैल्यू। क्योंकि आप इसको बेचना है ना आपको फ्यूचर में, तो जब भी जो हाँ भी सर। बेचने के लिए रहता है वो मार्केट वैल्यू पे दिखाना होता है, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, ये जो सिक्योरिटी आप इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखोगे, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। तो जब तक होल्ड करके रखोगे तब तक इसको बेचे नहीं ना आप, नहीं बेचे सर। उसके बाद बेचोगे। तो जब तक इसको नहीं बेच रहे हो, तब तक इसके ऊपर आपको कुछ, ये सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ती है। यस तो सर। इसके ऊपर जो भी आपको गेन हो रहा है वो अनरियलाइज्ड नेचर का गेन है। ओके। कहां लिखना उसको? ओसीआई। ओके। समझ में आया? तो Realized net. मतलब ये जो Yes. सिक्योरिटी है, आप 100 रुपए में लिए, और इसको आप क्या सोच रहे हो कि 5 इयर्स के बाद मैं इसको बेच दूंगा, लेकिन 5 इयर्स तक इसकी वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, जब इसका स्टॉक का बहुत डिमांड है, मार्केट में लोग खरीदना चाहते हैं, तो वो हाई वैल्यू, उसका हाई वैल्यू क्रिएट होता रहता है। तो सपोज इसका वैल्यू 5 इयर्स आते आते 140 हो गया, कितना हो गया? 140। तो ये आपको 40 रुपीज आपके हाथ में थोड़ी आ रहे हैं, ये तो आपका अनरियलाइज नेचर का गेन है ना, क्योंकि ये तो होल्डिंग गेन है। आप सिर्फ अच्छा होल्ड अच्छा करके अच्छा। रख रहे हो और सिक्योरिटी की बेचे नहीं वैल्यू अभी, मार्केट में बढ़ हाँ रही है। नहीं बेचे, तो बराबर राइट हाँ, सर। तो ये अनरियलाइज नेचर का गेन किस में आएगा? ओसीआई में आएगा। मेरा एक डाउट था सर इसमें, फिर क्लियर हो गया वो कि अगर अपन जो है ना, ये ओसीआई को अगर अपन नेट प्रॉफिट के ऊपर दिखाए तो अपने एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है और अपना नेट इनकम बढ़ जाता बोल के सोचा मैं। पर बाद में समझ में आया कि अपन वो बेचे नहीं तो अपन लिखते कहीं को उसमें। हाँ, अब दूसरी बात, ये जो अवेलेबल फोर्स, अच्छा अब इन दोनों के बारे में पी एंड एल में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये आप लोग को एक बात बता रहा हूं, ये अमोर्टाइज कॉस्ट का आप टेंशन मत लो। ये क्या होता है ये अभी नहीं समझा सकते हैं, इसका लंबा चौड़ा कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है इसकी, ठीक है? वो मैं आपको कंपलसरी, जब ये चैप्टर, कैसे भी ये चैप्टर पढ़ना है हमारे को, उसमें मैं समझा दूंगा, ठीक है ना? आपको मैं एक लाइव एग्जांपल लेके पूरा समझा दूंगा आपको। ओके सर। बस अमोर्टाइज का मतलब ये समझो कि आपका जो सिक्योरिटी का वैल्यू है, वो सामने वाले के पास से पेमेंट आता रहेगा आपको, वो उसकी कम वैल्यू होता रहेगा। आपको जैसे जैसे हाँ रिसीव होती रहेगी, पैसे रिसीव होते रहेंगे, उसकी वैल्यू आपकी कम होती रहेगी। बाद में आपको मैच्योरिटी पे पूरा एसेट का पैसा कैश अकाउंट में आ जाएगा। अब क्या होता है, जैसे मेरा सिक्योरिटी 1 लाख, तब उसका पैसा आ रहा ना मेरे को 20,000, वो बीस हाँ हजार का सर। वैल्यू किस में जा रहा? 1 लाख में जा रहा, फिर अब 80,000 कर लेते हैं उसको। नहीं, कैश अकाउंट में 20,000 आ रहा। हाँ हाँ सर, कैश तो अकाउंट में जा यहां से रहा। फिर वो 20,000 कम हो गया, अब 80,000 है ना।
हाँ 80,000 है, फिर 20 तो आता, ऐसा फिर करके वो अमोर्टाइज होता। मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। समझ गया सर। ये एक्चुअली क्या है, अमोर्टाइज का आपको एग्जांपल भी नहीं देगा, वो बहुत लंबी कहानी है, इसलिए दे वोंट गिव। मैं देख रहा हूँ अगर कुछ मेरे को दिख जाए तो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले ये टेबल समझा दूं, उसके बाद बस ये ऑलमोस्ट डन में आ गए अपन। अब देखो, ये जो हेल्ड टू मेच्योरिटी सिक्योरिटी, अगर बॉन्ड है, क्या है, हेलो, बॉन्ड है, बॉन्ड बॉन्ड। बॉन्ड पे क्या आता आपको, इंटरेस्ट आता। इंटरेस्ट रिसीव होता है। ये कहाँ आता, P&L में जाता है ये, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो हेल्ड टू मेच्योरिटी है, इसको अगर मतलब आप बेच दिए सपोज फाइनली, मतलब कभी आप बीच में मतलब बेचते तो नहीं है इसको, एक्चुअली में ये बेचने का नहीं होता है, लेकिन ये जो इनकम है ना यही आएगा आपको खाली, इसी को हम बोलते हैं रियलाइज्ड गेन एंड लॉस, बस इतना ही बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सर बॉन्ड नहीं पॉइंट, बेच सकते? नहीं नहीं बेच सकते उसको, वो बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखना है ना आपको। नहीं सर, अगर मेरे को किसी मतलब कंपनी मेरे को नहीं दे रही पैसा, मैं किसी और को बेच डाला होते में, नहीं वो तो कंपनी उसको दे लेती। वो सिक्योरिटी का मतलब क्या है, वो होल्ड कर रहे हैं मेच्योरिटी तक, आप बेचने का इंटेंशन नहीं है। ओके। हर किसी का अलग अलग ट्रीटमेंट है ना। अगर सपोज हाँ आपको सर। मेच्योरिटी तक होल्ड करना है तो बेचे ओके। तो ठीक है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा अपने को वो अपन P&L में दिखाएंगे, बट बेचना ही नहीं है, ये हेल्ड टू मेच्योरिटी है। ओके। अच्छा, हाउ एल टू हाँ मेजोरिटी। ओके। हाँ हाँ, तो जो हाँ बस उतना ही है, ठीक है ना। नाउ यस सर। अब देखो, अभी ये जो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, अगर इसमें खाली देखो बॉन्ड आता है बस, क्योंकि बॉन्ड को ही लोग मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और बॉन्ड का ही मेच्योरिटी पीरियड होता है, स्टॉक का मेच्योरिटी नहीं होता है, ठीक है ना। यस कंपनी जब सर। तक है यस तब सर। तक स्टॉक्स रहेंगे। इधर पर मैं बॉन्ड और स्टॉक दोनों की बात कर रहा हूं, अवेलेबल फॉर सेल। अगर स्टॉक है तो आपको डिविडेंड्स आएगा, बॉन्ड है तो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और बेचेंगे ना बीच यस में, सर। तो प्रॉफिट या लॉस रियलाइज होगा आपको, वो P&L में आएगा, यस ओके। सर। ये सब P&L में आने वाली चीजें। पॉइंट नंबर 3, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अनरियलाइज्ड गेन, सिर्फ इतना बात याद रखो, रियलाइज तो P&L में आएगा, रियलाइज तो किस में आएगा, इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है ना। अनरियलाइज नेचर का यस सर। किस में आएगा, ओसीआई में आता सर। OCI में एक आएगा। बात, अपन बेचे नहीं उसको, उसको बेचे नहीं और अपन खाली बिना वैल्यू बेचे बढ़ भी गया। उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होके बढ़ रही है, तो उसका हाँ अपने सर। को बेनिफिट आ रहा है, बट वो यस। रियलाइजेबल नेचर का नहीं है, हाथ में नहीं आ नहीं, रहा है, हाँ तो हाँ, कैश नहीं आ रहा, एग्जैक्टली। यस हाँ। सर। अब अगर आप ट्रेडिंग सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, जिसका काम ही है बाइंग सेलिंग करना, बाई करना बेचने के लिए, वहां पर तो सीधे सीधे फेयर वैल्यू पे दिखा दोगे बैलेंस शीट में, OCI का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। तो यहां पर आपको इनकम रियलाइज हो रहा है, तो डिविडेंड इनकम मतलब आएगा फेयर स्टॉक वैल्यू पे, मतलब इंटरेस्ट इनकम बेचने के आएगा वास्ते बॉन्ड जब अपन पे। निकाले वैल्यू। हाँ, फेयर वैल्यू मतलब बेचने के वास्ते निकाले अपन, मतलब बेचने के नियत से जो है ना, अपन फेयर वैल्यू पे बेचने की बेच रहे हैं। नियत से रखे, यस यस, लेकिन उसमें क्या होता है, वो सर। ऐसा होता है, देखो उसमें छोटा सा ट्विस्ट इन टेल है। कभी कभी ये जो ओके। ट्रेडिंग सिक्योरिटी आप रखते हो ना, तो इस सर। ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली बिक जाए। अभी मेरे पास 100 स्टॉक है, मैं आपको फोन करा, सफान डू यू वांट टू बाय स्टॉक्स फ्रॉम मी, आप बोलते हैं मेरे को एक 3-4 दिन का टाइम दीजिए सर सोचने का, करेक्ट और रॉन्ग। ओके। तो उस समय में अगर मेरी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो मेरे को अनरियलाइज गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा सर। हाँ, तो वो अनरियलाइज OCI में जाएगा अगर हो रहा है तो, नहीं तो नहीं। ओके। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, डीपली सोचना है कॉन्सेप्ट को। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, ठीक है। चलो, ये लोग क्या बता रहे हैं आपको, बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है आपको, ठीक है ना। अगर ओके। आपका अगर आपका सिक्योरिटी आपका है, यहां पर देखो, पनोरमा इंक इन्वेस्ट दिस मच इन ए 10% सेमी एनुअल, मतलब हाफ ईयरली बोल, कूपन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। यानी पनोरमा इंक बोल के एक कंपनी है, उसने क्या किया है, $5 million, कितने मिलियन डॉलर्स, $5 million, 5 मिलियन। हाँ यस सर। उसने इन्वेस्ट किया है, और उसको जहां पर भी उसने इन्वेस्ट किया है, दैट कंपनी इज प्रॉमिसिंग टू पे 10% इंटरेस्ट, ठीक है ना, एंड दैट टू दे आर
they are willing to pay it in half yearly, that means 6 महीने में एक बार ना। अब ये एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है क्योंकि इनकम फिक्स्ड है 10% पे। 6 महीने के बाद पैनोरामा रिसीव्स द फर्स्ट कूपन पेमेंट, उसको पहले 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया। ये 50 लाख या 5 मिलियन पे 10% होता है आपका 5 लाख, 2.5 लाख आ गया उसको हाफ ईयरली का। एडिशनली इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन हो गए एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हैज इंक्रीज्ड। मैं आपको पहले बताया था देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, करेक्ट? यस मैं सर। आपको पिछले क्लास में बताया ना, वीडियो देखे नहीं क्या? अगर आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड प्राइस क्या होता है? बढ़ता है। और मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस क्या होता है? कम होता है ना। मैंने आपको इसका रीजन भी बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे जो बॉन्ड की वैल्यू, अरे भैया बढ़ती है सर। मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स अगर कम हो गया और हमारा कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है तो हमारी कंपनी की वैल्यू ज्यादा रहेगी ना बॉन्ड की। और मार्केट में हाँ इंटरेस्ट सर। रेट्स बढ़ गए, हमारी कंपनी कम दे रही है तो हमारी बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है। ये चीज मैंने समझा दिया नाउ। यस सर। तो आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो भी बढ़ गई इतने से। अब आपको ये पूछ रहे हैं हाउ ओनरशिप ऑफ दिस बॉन्ड विल इफेक्ट पैनोरामास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अब इसको 3 कैटेगरीज में बांटो। सपोज ये जो सिक्योरिटी है ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप रखते हो। सपोज आपका इंटेंशन ये सिक्योरिटी से लेकर ये है कि आप उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो, उसके बाद बेच देना चाहते हो। और तीसरा केस ये है कि आप उसको सिर्फ होल्ड करके रखना चाहते हो मैच्योरिटी तक, करेक्ट? यस सर। यहाँ 3 केसेस। अब ये हेल्ड टू मैच्योरिटी में क्या होगा, हमको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी हम 50 मिलियन को सिर्फ अपना इंटरेस्ट ऐड कर देंगे क्योंकि हम इसको बेचना ही नहीं चाहते ना, हमारा इंटेंशन ही नहीं है, हम तो इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं टिल दी मैच्योरिटी। तो यहां पर सिर्फ इंटरेस्ट ही आएगा हमारे को, मतलब इंटरेस्ट हमारे इस बॉन्ड को ऐड होके, देखो ये आप इसको कितने साल तक, सपोज आप इसको 10 इयर्स तक होल्ड करके रखना चाहते हो, कंपनी आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे कर देगा बस। और आपके सिक्योरिटी के में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा वैल्यू में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर। आपके साथ कौन उनको समझ में आया दिख रहा? अरे नहीं सर, उन्होंने आगे बढ़ जा रहे, मैं क्लास सुन रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, उनको पढ़ाओ सीएफए। यस अजय सर एंड साइमा, व्हाट अबाउट यू? क्या हुआ, आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? Yeah, सर एक बार follow him. हाँ ठीक है सर, ठीक एक है, बार ये ध्यान से मार्केट सुनो, ये वैल्यू। बार बार नहीं, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है? सर एक बार ये मार्केट इंटरेस्ट कम हो रहा बोल के बोले, देखो सर बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। एक बार एक्सप्लेन करो ना सर, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। एक सेकंड ठहरो। हाँ बोलो। देखो ध्यान से सुनो, आपका जो कंपनी है वो आपको, आपका ये सिक्योरिटी हेल्ड टू मैच्योरिटी है, मतलब आप उसको लाइफ लॉन्ग यानी जब तक उस सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड तब तक होल्ड करके रखना चाहते हो। तो हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात, 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी जो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 50 मिलियन का है, उस 5 मिलियन का है, उसको इंटरेस्ट ऐड हो गया, खत्म। लेकिन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी में क्या हो रहा है, 5 मिलियन को इंटरेस्ट भी आ रहा 2.5 का, प्लस आपका सिक्योरिटी का वैल्यू भी बढ़ गया ना 1 मिलियन से, वो भी ऐड हो जा रहा है, यानी 5 मिलियन प्लस 1 मिलियन आपका सिक्योरिटी का वैल्यू बढ़ गया मार्केट में, क्योंकि आप इसको बेचना है आपको। आपको समझ में आ रहा है, ये आप बेचने के इंटेंशन से रखते हो, कुछ टाइम के बाद यू वांट टू सेल इट, इधर तो बेचना ही है बस। तो आपको किस पे दिखाना है, मार्केट वैल्यू पे, किस पे दिखाना है? मार्केट वैल्यू। हाँ, तो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू का मतलब फेयर आपकी वैल्यू, फेयर सिक्योरिटी की वैल्यू वैल्यू बढ़ गई है अभी मार्केट में, कितने से बढ़ गई है? 1 मिलियन।
1 मिलियन, तो सिक्योरिटी को ऐड करते नहीं करते हैं? करते सर। दैट्स इट। तो मेरी जो सिक्योरिटी है वो 5 मिलियन में मैंने खरीदा, उसका मार्केट में कुछ इंक्रीमेंट हुआ सिक्योरिटी की वैल्यू में, तो आई नीड टू ऐड दैट बिकॉज द रूल सेज यू हैव टू शो इट व्हाट, fair value which Yes available sir. for sale securities and trading securities. So now I have added that 1 million and as well as the interest which I received 2.5. So it has become 6.25 million. And trading B, 5 million was my securities value, 1 million its value increase in the market plus 2.5 million as interest income. Okay, तो वो भी मेरे सिक्योरिटी की वैल्यू को बढ़ा रहा है, करेक्ट और रॉन्ग? अभी मैं किसको Yes भी sir. बेचूंगा तो ये पूरा का पूरा वसूल करके बेचूंगा ना, क्योंकि जो मेरे से खरीदेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी से, करेक्ट और रॉन्ग? Yes sir. दैट्स इट। अब देखो क्या होता है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर जब 5 मिलियन का सिक्योरिटी है और 1 मिलियन उसका कॉस्ट बढ़ गया तो ये 2.5 मिलियन क्यों ऐड कर रहे हैं आप? डाउट आ रहा नहीं आ रहा? Yes sir. आपके दिमाग में आ रहा होगा ना सर, ये 2.5 हाँ मिलियन तो कैश अकाउंट, ये 2.5 मिलियन तो कैश अकाउंट में जाना चाहिए इंटरेस्ट के फॉर्म में, आप इसको एसेट को क्यों ऐड कर रहे हैं? भाई मार्केट वैल्यू, मैं उसको बेचना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? बेचना। हाँ, तो जब मुझे उसको बेचना है तो मैं सामने वाले को क्या बोलूंगा, भैया ये जो इंटरेस्ट है ये तुमको मिलेगा, क्योंकि जो होल्डर ऑफ द बॉन्ड होता है उसको कंपनी पे करती है, करेक्ट और रॉन्ग? Yes sir. भाई कंपनी ने क्या बोला, मैं 6 मंथ्स में आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है? कंपनी 1 ईयर में कितना पे करेगा? 5 लाख। तो जिसको भी मैं 6 मंथ्स में बॉन्ड बेचूंगा उसको तो ईयर एंड में 5 लाख मिल जाएगा ना, करेक्ट और रॉन्ग? Yes sir. भाई तुम मेरे पास आए, तुम बोले सर मेरे को बॉन्ड बेच दीजिए, मैं बोला ठीक है सफवान कोई बात नहीं है, ये बॉन्ड मैं आपको बेच देता हूं, बट आपको इसका मेरे को 6.25 देना पड़ेगा। क्यों? 5 मिलियन में मैं खरीदा, 1 मिलियन मार्केट में इंक्रीज हो गया और 2.5 मिलियन एक्स्ट्रा। आप बोलेंगे सर वो तो आपके जेब में आ गया ना, वो तो आपके जेब में आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा आपको, हाँ भाई मेरे जेब में आ गया, लेकिन ये 2.5 और वो जो एक्स्ट्रा 2.5 1 ईयर के बाद कंपनी आपके अकाउंट में डालेगी। तो जब आपको वो 5 लाख मिलने वाला है तो मैं क्यों आपसे वसूलना वो 2.5? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसको थोड़ा बोलते हैं कंफ्यूजिंग हो रहा अक्योर्ड है इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? अक्योर्ड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सर। सिक्योर इंटरेस्ट। भाई एक्चुअली में जो भी बंदा बॉन्ड को होल्ड करता है कंपनी इंटरेस्ट उसको पे करती है। तो आप जब उस बॉन्ड के मालिक बन जाएंगे तो कंपनी आपको ईयर के एंड में कितना देगी? तो 5 lakhs। 2.5 पहले का और 2.5 अभी का। तो मैं जब आपको मिड ऑफ द ईयर में बॉन्ड बेच रहा हूं तो मैं आपको क्या बोलूं, ये इंटरेस्ट तुम मेरे को दे दो और कंपनी से ले लो, खत्म हो गई बात। ओके। समझ में आया ना? जी सर। क्या समझ में आया आपको? कश्मकश में थोड़ा एक बार देखे तो फिर से समझ में आता है ये सर। सब ऐसा नहीं है सर। अजय सर आप मेरे को एक्सप्लेन करो क्या है इसमें, क्या समझ में आया आपको? Like when we are selling in mid of this thing, right? So what यस, we need to get the interest, we will collect from them and we'll take at the end yeah, of the year from them. that's it. The guy to whom I'm selling it, I'll collect the interest from him and I'll ask him to collect the interest from company. That's it. उतना ही है। सेम केस यहां पर भी, ओके, सेम ट्रीटमेंट, इसीलिए 6.25। नाउ आप लोग अमाउंट पे मत जाओ बॉस, अमाउंट के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। अमाउंट इज ऑल, वो तो नॉर्मल कोई भी बच्चा बैठ के हाँ खटखट खटखट ऐड करके हाँ ऐसे ऐसे आ गया बोल के लगा सकता है, बट वो अमाउंट क्यों आया, कैसे आया, दैट इज व्हाट मैटर्स हियर। समझ में आ रहा आपको? नाउ पॉइंट नंबर 2, बस अब हम लोग इसको एंड कर देंगे। अब मेरे को ये बात बताओ कि ये जो हेल्ड टू मैच्योरिटी है इसको इंटरेस्ट मिल रहा कि नहीं मिल रहा? Yeah, they are getting. तो वो क्या कहां पर आ रहा? वो इनकम स्टेटमेंट, करेक्ट? यस सर। एंड इनको भी मिल रहा इंटरेस्ट, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा सर। लेकिन ये बंदे को अवेलेबल फॉर सेल है ना, हाँ ठीक है। अब इसको क्या है, ट्रेडिंग वाला जो है इसको इंटरेस्ट भी मिल रहा और ये इसको कुछ टाइम इसको बेचना चाहता है। क्या करना चाहता है?
बेचना। तो ये जो मतलब उसका इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू में, वो किस में आ जाएगा? इक्विटी ओसीआई। OCI। ओसीआई में आएगा कि नहीं आएगा? वैसे तो यस ओसीआई सर। में इधर पे भी आएगा, अवेलेबल फॉर सेल में भी आएगा। ये पागल लोग क्यों नहीं लिखे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ लिखना चाहिए इनको। देखो यहाँ बता तो रहे हैं। यस यस। एक्चुअली में यहाँ पर भी ये 1 मिलियन लिखना चाहिए। ठीक है, चलो सर एक अब क्लियर डाउट हो गया सर। ना? तो जो सर भी मैं, अनरियलाइज नेचर का इनकम है वो ओसीआई में आ गया। ठीक है। हाँ एक्चुअली सर। में इसमें और थोड़ा सुनो, इसमें थोड़ा जी सर। और ट्विस्ट इन टेल है। वो ये है ओके। कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू इनकम स्टेटमेंट, मैं वो बाद में बताऊंगा एक्चुअली में वो सब क्या है। अभी के लिए आप जैसा मैं टेबल में एक्सप्लेन किया सिर्फ वैसा समझ लो। आपके जो बुक है उसमें भी उतनी डिटेल में नहीं है। मैं जो ओके। आपको ये चैप्टर कराऊंगा, आपको कुछ अच्छे अच्छे स्लाइड्स बताऊंगा, आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, कुछ बहुत ही स्ट्रांग नोट्स बता आपको दूंगा। ठीक है ना? ये क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ट्रेडिंग में फेयर वैल्यू थ्रू, ये अवेलेबल फॉर सेल में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, यानी आपको क्या करना है कि इसको ओसीआई में लिख के फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में डालना है आपको, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ठीक है, आप उतना सब छोड़ो, बस इतना समझो कि अवेलेबल फॉर सेल एंड ट्रेडिंग में क्या होता है, जो भी सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ी वो किस में आ जाती है? ओसीआई में आ जाता है। ठीक है, जितने का भी इंक्रीमेंट हुआ, सिंस इट्स ए अनरियलाइज गेन, ठीक है ना, इट्स ए अनरियलाइज गेन फॉर दीज या गाइस, या for these guys the increment in the value of the asset is unrealized till the time they don't sell it. The day when they will sell it they will recognize in P&L. That's a different ball game. जब तक वो उसको बेचेंगे नहीं तब तक वो उनके लिए अनरियलाइज नेचर का ही इनकम रहेगा। करेक्ट? तो इसलिए देखो इसने क्या किया, इंटरेस्ट इनकम और ये ओसीआई को कहां दिखा दिया। अब आपको मैं क्लैरिटी देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरा पॉइंट, ध्यान से सुनो। यहां पर कौन सा मॉडल चल रहा है, कौन सा इसका मॉडल सर है वो? फेयर 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 वैल्यू। वैल्यू। यहां पर क्या मॉडल है? फेयर वैल्यू फेयर। थ्रू ओसीआई। करेक्ट? मैं यस लिख सर। देता हूं, यहां मैं दोनों का पॉइंट लिख देता हूं। फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, आप उसका तो टेंशन मत लो, हेल्ड टू मैच्योरिटी का तो टेंशन ही नहीं है, उसमें तो कुछ ये इंक्रीमेंट जो भी हो रहा है वो आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि यू वांट टू होल्ड द सिक्योरिटी टिल मैच्योरिटी। तो वहां पर जो भी आपके सिक्योरिटी के वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो रहा है वो सब कोई काम का नहीं है, बिकॉज यू डोंट वांट टू सेल इट इन द मार्केट राइट नाउ। मैं यहां पर जो पॉइंट लिख रहा हूं प्लीज फोकस, ट्रेडिंग एंड अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। इधर पर क्या होता है, फेयर वैल्यू थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स और लाइक इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इन दोनों में फर्क क्या है देखो, इन दोनों में फर्क यह है कि यहां पर प्लीज ध्यान से समझना, देखो प्लीज। हाँ, यहां पर आपका इंटरेस्ट इनकम किधर आया? P&L में आया। और आपका अनरियलाइज्ड गेन किस में आया? OCI। कैश है। रिटेन्ड अर्निंग्स में आया। वही अच्छा है रिटर्न दोनों में अर्निंग्स। डिफरेंस। देखो ये 10 लाख ओके। दिखा रहा है ना, दोनों नो मिला के सर। किधर दिखा दिया? रिटर्न अर्निंग्स में रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब ओसीआई में। नहीं दिखा, बेच दिया मतलब इन्हें। मतलब अजम्पशन ये है कि उसको बेचेगा वो। अच्छा। मैं कल आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बहुत स्ट्रेस करके बता रहा था ना कि प्रिजम्पशन क्या होता है, हाँ कि सर। वो उसको बेच देगा। करेक्ट और रॉन्ग? बेच देगा हाँ। हाँ अवेलेबल टू तो सेल। हाँ, assumption is it is ready for sale, मतलब वो एकदम रेडी है, अभी बेच देगा वो। तो इमीडिएटली उसको उसने रिकॉग्नाइज करके रख लिया पहले से ही, क्योंकि उसने वो अर्न कर लिया, समझ लो, रिसीव नहीं किया। करेक्ट और रॉन्ग? यू विल रिकॉग्नाइज योर इनकम्स व्हेन यू अर्न इट रादर देन रिसीव इट। ये पॉइंट आपको मैंने बताया था ना पहले। हाँ सब सर। लोग यस और नो बोलो। या I told you incomes are recognized when they are earned rather than received. जब रिसीव। मेरा सिक्योरिटी का वैल्यू बढ़ गया, मैं उसको अर्न कर लिया, रिसीव तो मैं बेचूंगा तो अपने आप आ जाएगा मेरे पास। करेक्ट?
यस सर। यस, क्योंकि इसमें मेरे को इमीडिएटली सेल करना है, मेरा इंटेंशन ही सेल करना है। मेरे को कल कस्टमर मिला, कल बेच दूंगा, आधे घंटे में मिला, आधे घंटे में बेच दूंगा, 10 मिनट में मेरे को कस्टमर ठीक हो गया, 10 मिनट में बेच दूंगा। इसीलिए अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस में किस में बता रहा हूं? रिटेन Retained अर्निंग्स पे। earnings. इनकम Income स्टेटमेंट, और statement. इनकम स्टेटमेंट से हाँ, किस में जाएगा वो? रिटेन। रिटेन अर्निंग्स। Okay. लेकिन अवेलेबल फॉर सेल का मेरा इंटेंशन ये है, आई वॉन्ट टू होल्ड इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, 3-4 साल तक, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, फिर मैं बेचूंगा। तो उसमें क्या हो रहा है, मेरा जो इंटरेस्ट इनकम में कमाया वो तो P&L में चले गया, लेकिन अनरियलाइज नेचर का गेन किस में गया? ओसीआई में गया। बस ये दोनों का ने डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूरे स्टूडेंट इधर ही करते हैं सारे मिस्टेक। अब मैं पूरा क्लैरिटी आपको दे चुका हूं, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। ये सर कॉन्सेप्ट के लिए आई वाज वेरी मच वरीड कि आप लोग इसको समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे जल्दी। मेरे को वही वरी था कि अगर नहीं घुसा दिमाग में तो मेरे को प्रॉब्लम। ओके, सर अब खत्म हो चुका ये। अब इसका अच्छा खासा घर में बैठ के पूरा फाइन नोट्स बनाना कि लास्ट का कंक्लूजन पॉइंट सर क्या बोले, मैं कल क्वेश्चंस करूंगा। सर एक डाउट है सर। बोलो। सर एक बार वो थोड़ा ऊपर आना सर स्लाइड में। जल्दी जल्दी करो, मेरे को दूसरा भी क्लास। हाँ सर, ये हेल्ड टू मैच्योरिटी में जो है ना सर, खाली अपने को इंटरेस्ट लेना देना है, अपने को अपना इंटरेस्ट आ जाता है, अपन कॉलेज बढ़ जाते हैं। सफान एक ये सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, ओके सर। हेलो सर। हाँ हाँ, अरे अरे बाप रे बाप। सर मेरे को भी 15 तारीख की बोला उन्होंने, 15 ही बोला मेरे को। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, दिलवा दीजिए सर, वो कुछ भी नहीं रहता सर, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल रहता। एक बात बताऊँ आपको, अभी इन लोग को स्टूडेंट होना है, सीधा बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, इसको अगर इसका स्कोर क्या, अभी अभी स्कोर नहीं आता सर, अभी इंटरव्यू लेते वो लोग, अभी स्कोर बाद में बताते। नहीं वैसा नहीं आता सर, वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, अभी आपको स्कोर 1-1.5 मंथ्स के बाद ही आता आपको। हाँ तो इंटरव्यू दिलाइए सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बजे बोल रहे ना, अभी 15 मिनट ही है बस। हाँ आप दिलाइए सर, मैं उसको क्या करता हूँ, क्लास के बाद एक बार मैं बात करता हूँ क्या उस कैसा दिया क्या दिया क्वेश्चन, एक बार फीडबैक लेता हूँ। इनका NCHM भी वो हो गया सर, मतलब पोस्टपोन हो गया। हाँ वो जुलाई में चले गए आप। हाँ बहुत है सर, बहुत टाइम है, आराम से कर सकते हैं। ना उसमें उसमें ये भी है आपका, जो ले रहे ना इंटरव्यू, उसका वो भी कॉलेज है अपना मणिपाल। हाँ मणिपाल भी है वहां पर, अलग से भी लेता, उधर पे भी रहता, दोनों में है। हाँ उधर पर मेरे ख्याल से लिए तो कम रहता सर, सर फीस वो कोटा में रहता ना। जहां तक मेरा एस्टिमेशन है। हाँ लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं गए सर उसमें, आके भी हैदराबाद में आ गया ना, हैदराबाद में ले लिए। तो अपन इसको देते हैं सर, अपन वेट एंड वॉच का गेम खेलते हैं। वो सर मैं सर मेरा क्लास चल रहा, मैं आपको फोन करके बताता हूँ सर उसका प्रोसेस। हाँ ओके सर, सॉरी सर। हाँ सर मैं आपको कॉल करता हूँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सफवान बोलो। हाँ सर, सर ये अवेलेबल टू सेल जो है, देखिए सर सेकंड वाला, हाँ इसमें सर अपन 5 मिलियन जो है ना, उसको अपन, उसको अपना बॉन्ड है वो, अपन उसको इंटरेस्ट वो दिए, लोन पे दिया, राइट। हाँ और अपने वो 2,50,000 जो है अपना वो इंटरेस्ट आने का है। हाँ, ये आने ये का नहीं, आ गया बोल हाँ के वही इनकम में डाल वही दिया। हाँ वही वही आ गया।
अब ये अनरियलाइज गेन जो है सर, तो अपन अपन अगर सपोज किसी और को अपना बॉन्ड बेच दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ी, बल्कि अपन वो 1 मिलियन ले रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बढ़ती तो अपन सीधा नहीं सीधा लेते, जितने में है उतने में ले लेते, राइट? उतनी बात है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? ज्यादा बढ़ के ही मिल रहा ना, मार्केट में बढ़ के ही मिलता ना, हाँ सर। वही है उसका उसका वैल्यू है ना। ओके सर, गॉट इट सर। सर एक बार ये छोटा ये मार्केट इंटरेस्ट जो है, मार्केट क्या है, एमआई, और ये साइड में लिखे देखे सर आप, बॉन्ड ऊपर ऊपर ऊपर, बॉन्ड प्राइस वगैरह, ये सर थोड़ा एक बार लाइट एक बार बोलो ना सर। इसका तो डिमांड सप्लाई का गेम है। अगर तुम्हारी कंपनी, तुम कल का वीडियो चेक करे हाँ चेक करा सर, मैं 2 बार चेक करा, एक तो बार थोड़ा। उधर पर मैं तुमको इंटरेस्ट रेट के साथ लिख के दिया ना। ओके, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ सर। ऐसा हाँ, वो मैं तो फिर डिमांड पूछता हूँ। सप्लाई रहता, कुछ नहीं है। मतलब अगर अपनी कंपनी कुछ इंटरेस्ट पे कर रही है, मार्केट में इंटरेस्ट गिर गया तो अपने बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती। ओके, इंटरेस्ट गिर गया बोले तो? आप तुम्हारी कंपनी 10% दे रही, ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा, तो मार्केट में जो कंपनीज पे कर रहे हैं वो 8% ही दे रहे, तो तुम्हारा तुम्हारा फ्रेंड क्या बोलता? अरे तेरा बॉन्ड मेरे को बेच देना, मेरे को 10% मिलता। तुम क्या करते? बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा होता, बोलते क्यों भाई, मेरी कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही। हाँ, तो प्रॉफिट आता उसको अगर बेच जाता उन्हें। हाँ, और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तुम्हारी कंपनी कम पे कर रही, बोलता तुम लॉस में दूसरे आता। बॉन्ड्स खरीदना चाहते, तुम्हारा बॉन्ड को सस्ते में बेचना पड़ता, कोई खरीदता नहीं ज्यादा देकर। यस सर, यस सर। ठीक है, अब यहां गॉट इट। तक हो गया। आपके नेक्स्ट है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज, बिकॉज आप जो टैक्स आपका पे करना है इस साल पूरा नहीं पे करे, नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड हो गया, सो 1 ईयर के ऊपर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज अभी डिस्कस कर लिया अपन, बॉन्ड्स वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपको मैं पहले बता चुका हूं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है? आपका जो टैक्स आपने पे किया है 30,000, आपको पे करना, आपने बताया है बुक्स में 35,000, कितना एक्स्ट्रा पे करना है? 5,000। दिस इज योर इनकम टैक्स एक्सपेंस, दिस इज योर टैक्स पेड, दिस इज योर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो आपके सामने इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता है? जो भी कैपिटल पब्लिक इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कॉमन स्टॉक होता है, देन प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। कॉमन स्टॉक किसको बोलते हैं? जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको। डिविडेंड भी कंपनी में अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो ज्यादा मिलता है, और कम होता है तो कम मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं, और इनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है। यहां पर फिक्स रेट, यहां पर डिविडेंड्स आर नॉट फिक्स्ड, ज्यादा तो ज्यादा कम तो कम। प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो जो उनका जो उनसे जो कंपनी ने पैसा लिया है, ठीक है ना, वो रिडीमेबल होता है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग रूल चलते हैं। कुछ कंट्रीज में नॉन रिडीमेबल नेचर के भी होते हैं, परपेचुअल। ठीक है, यानी जब तक कंपनी चल रही है तब तक आप कंपनी के साथ जुड़े रह सकते हैं और आपको फिक्स डिविडेंड मिलता रहेगा। ट्रेजरी शेयर्स इज वेरी सिंपल। मार्केट में अगर कंपनी के 1000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, कंपनी ने उसमें से 200 शेयर्स खरीद लिया, ठीक है, सो द 200 शेयर्स व्हाट कंपनी बॉट इज नथिंग बट ट्रेजरी शेयर्स और ट्रेजरी स्टॉक, करेक्ट। तो अब बाई बाहर बाई बैक बोले आउटस्टैंडिंग ना सर कितना है? आप? अब मार्केट में आउटस्टैंडिंग कितना है? 800। तो बाई बैक बोला ना सर आप, इसको बाई बाई बैक, बैक शेयर बोल। बाई बैक, यस। रिटेन्ड अर्निंग्स, जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसको यही अकाउंट में ट्रांसफर करती है, रिजर्व्स। और डिविडेंड्स वगैरह क्या होता है? सपोज रिटेन्ड अर्निंग्स में पहले से बैलेंस 1000 है, 100 का प्रॉफिट कंपनी को आया, ट्रांसफर हो गया, डिविडेंड कंपनी 20 का पे कर रही है, माइनस कर देगी यहां पर, तो टोटल अकाउंट में कितना पैसा हो गया? 1080, 1180। अरे बराबर बराबर है सर, बराबर है सर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मैंने अभी आपको ओसीआई के बारे में बताया, ठीक है। आपको एक्चुअली में आपको ये ओसीआई ये सब नौटंकी क्या है इसके बारे में अगर कुछ डिटेल चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो भिजाता हूं मेरा,
उस वीडियो के अंदर में आपको बहुत डिटेल में मैंने इनकम स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में समझाया, मैंने बैलेंस शीट के बारे में डिटेल दिया, मैंने ओसीआई सेक्शन के बारे में डिटेल दिया और एक क्वेश्चन भी कराया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं भेजा देता हूं आपको, एक्चुअली में आपको चेक करना चाहिए। Just send it. ओके सर। भेज दूं? Yeah, send it. हाँ सर भेज दो सर। ठीक है, तो एक काम करो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी मैं आपको जो वीडियो भेजता हूं उसमें से करो, इसमें डिटेल में नहीं है, मेरे उसमें डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। एंड ये कॉमन साइज तो करने की जरूरत नहीं है, हम रेशियोज में कर चुके हैं ऑलरेडी, रेशियोज भी कर चुके हैं ना। यस सर। सर रेशियोज कॉमन में साइज तो परसों ही टॉपिक करें ना अपन, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स रेशियो एनालिसिस में। सर रेशियो एनालिसिस में इसमें एक टॉपिक बाकी है सर अपनी एक। करेंगे कैश फ्लो Okay. रेशियोज करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया ना, हाँ तो सर। ये चैप्टर हो गया। कॉमन साइज मेरा नहीं हुआ है। हाँ साइमा, मैं आपको वीडियो देता हूँ, वो जो रेशियो एनालिसिस है ना उसमें हम लोग करवा चुके हैं। एक 10 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है, आई विल गिव यू दैट, आई विल सेंड यू। ओके सर। मैं अभी आपको जो वीडियो नाम से भेजता हूँ वो वीडियो आप उस कॉमन साइज के हिसाब से कवर करना। एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एसओसीई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक पूरा वीडियो भेजता हूं आपको, प्लीज वो वीडियो के थ्रू बहुत ज्यादा फोकस करना। और एक क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन, वो भी भेज रहा हूं मैं अभी आपको, स्काइप पे डाल रहा हूं, वो पूरा स्टेटमेंट भी चेक करना, ठीक है। सो टुडे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वीडियो आई एम सेंडिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वीडियो आई एम सेंडिंग, दिस 2 वीडियोज आई एम सेंडिंग टू यू, ठीक है। तो ये एक और थोड़े बेसिक वीडियोस भी है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो भी स्काइप पे भेज रहा हूं। एंड आपका कॉमन साइज वो भी स्काइप पे भेज रहा हूं, अभी फिनिश कर देना उसको। सो टुमारोज चैप्टर वी विल फिक्स इट राइट नाउ। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तो खत्म हो चुका है, ठीक है। हमारा अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट्स हो चुका है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, सॉरी ये नहीं, ये हाँ कैश फ्लोस हो चुका है। Tomorrow we will start with this one. Tangible assets, long-lived assets. Be ready for the class tomorrow. Okay? Chalo. ओके सर। Yeah. Bye-bye.